नमस्कार दोस्तों, मैं लेवलाल तेली आपको और अपने YouTube चैनल मेरे स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और आज हम भारतीय संसद के बारे में पार्ट 4 के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पर जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो आपको अवश्य मिल सके। और फिर बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम भारतीय संसद के बारे में जो पढ़ रहे हैं, भारतीय संसद के बारे में आप 3 वीडियो में पहले भी डाल चुका हूं। तो साथियों, आप देखना चाहें तो वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पर जाकर आप देख सकते हैं, ताकि उस वीडियो में आप देखेंगे तो इस वीडियो में भी आपको फायदा मिलेगा। तो साथियों, आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले। तो दोस्तों, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और पिछले वीडियोज़ को भी ज़रूर देख ले, वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है साथियों, और साथियों, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हो तो आपको अवश्य मिल सके। और फिर बाद में हमने बात की पार्ट 1 में संसद के बारे में हम अध्ययन करें तो संसद का कौन सा भाग था। संसद का भाग था 5वां और केंद्र सरकार की हम बात कर रहे हैं। और उसमें दोस्तों जो अध्याय था संसद का, तो वो कौन सा अध्याय था, तो वो अध्याय 2 था। और साथियों, संसद का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया ब्रिटेन से लिया गया था। और उसमें हमने संसद के बारे में देखा था 79 से लेकर, उसमें बात की थी अनुच्छेदों के बारे में, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। फिर बाद में पार्ट 2 में कुछ अनुच्छेदों के बारे में हम बात की थी। और फिर बाद में हमने कल जो क्लास थी उसमें हमने देखा था दोस्तों, अनुच्छेद 100 से लेकर 103 तक हमने बात की। अनुच्छेद 100 में क्या देखा, तो अनुच्छेद 100 में बात की थी निर्णायक मत। निर्णायक मत कौन सी स्थिति में होता है, तो निर्णायक मत जब लोकसभा में वोटिंग चल रही हो, मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में वोटिंग करेगा, और जिसे हम क्या कहेंगे निर्णायक मत। और राज्यसभा का जो राज्यसभा का सभापति होता है वो निर्णायक मत कब करेगा, तो वो राज्यसभा में जब वोटिंग मत बराबर होते हैं उस समय राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सभापति वो राज्यसभा में वोटिंग करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं निर्णायक मत कहते हैं। फिर बाद में हमने अनुच्छेद 100 में ही देखा था गणमूर्ति की बात की, जो कि गणमूर्ति कब होती है, गणमूर्ति कितनी होती है, तो लोकसभा की गणमूर्ति कितनी थी, 1/10 थी। और साथियों, गणमूर्ति का मतलब होता है कि यदि किसी सांसद यानी यदि किसी सदन में एक दिन में यदि बैठक चलाई जाए, वो न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, तो उसके बारे में देखा जाए तो वो थी गणमूर्ति, जो कि लोकसभा की गणमूर्ति कितनी थी, तो 1/10 थी। राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा की कितनी थी, तो राज्यसभा की भी 1/10 थी। फिर बाद में हमने बात की अनुच्छेद 100 कम्प्लीट होता है। फिर बाद में अनुच्छेद 101 में देखा था यदि सांसद 160 दिन तक अनुपस्थित रहता बिना सूचना दे तो भी वो सांसद से अयोग्य घोषित हो सकता है और उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। ये बात हमने अनुच्छेद 101 में की थी। फिर बाद में अनुच्छेद 102 में देखा था कि अनुच्छेद 102 में सांसदों की अयोग्यता के बारे में निर्धारण कर रखा, और सांसदों की योग्यता कहाँ पर मिलती है, तो वो योग्यता अनुच्छेद 84 के तहत मिलती है। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ा था, पार्ट 1 में सॉरी। और फिर बाद हमने अनुच्छेद 103 की बात की, जो अनुच्छेद 102 के तहत जो अयोग्यताएं थी उसमें कौन कौन व्यक्ति होता है, इसकी जो राष्ट्रपति करता है उसका निर्णय जो कि किसके सलाह पर करता था, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता था, वो हम बात कर चुके हैं। वो कौन से कल बात की तो, और आज हम बात करने वाले भारतीय संसद के बारे में आज हम पढ़ने वाले। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथियों शेयर जरूर कर दें। फिर बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भारतीय संसद के बारे में हम देखने वाले हैं, और भारतीय संसद में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो 103 अनुच्छेद तक हम बात कर चुके हैं। और संसद में कितने अनुच्छेद आते थे, अनुच्छेद आते हैं 79 से लेकर 122 तक हम पढ़ने वाले हैं। 79 से लेकर 122 तक हम देखने वाले हैं संसद के अनुच्छेदों के बारे में, जिसमें से हम 103 तक तो पढ़ चुके हैं। और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 104 की। किसकी बात करने वाले हैं साथियों, आर्टिकल 104। आर्टिकल 104, अगर दोस्तों हम आर्टिकल 104 की बात करें, जो आर्टिकल 104 है, आर्टिकल 104 क्या कहता है, तो आप आर्टिकल 104 की हम बात करते हैं। यदि सांसद शपथ लेने से पूर्व या अयोग्य सांसद संसद के किसी भी सदन में बैठ जाता है तो उससे 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा। 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा।
वसूला जाएगा। ठीक है साथियों, ये अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद कहता था? अनुच्छेद 104 कहता है, यदि कोई सांसद शपथ लेने से पूर्व या वो अयोग्य है और वो संसद के किसी भी सदन में बैठ जाता तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उससे जुर्माना वसूला किया जाएगा। ये अनुच्छेद कौन सा परमिशन देता था? अनुच्छेद 104 के तहत ये बात भारतीय संविधान में अधिकृत लिखी हुई है। फिर बाद में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अनुच्छेद की, हम बात करेंगे अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 क्या कहता था? अनुच्छेद 105 की हम बात करते हैं। अगर हम आर्टिकल 105 की बात करें, आर्टिकल 105 में क्या लिख रखा था? आर्टिकल 105 में लिख रखा है साथियों, सांसदों के विशेषाधिकार, ठीक है साथियों, ध्यान रखिए विशेषाधिकार। और हम नेक्स्ट अनुच्छेद की हम बात करने वाले, नेक्स्ट अनुच्छेद कौन सा आता है? नेक्स्ट अनुच्छेद आता है 106। और दोस्तों अनुच्छेद 106 की हम बात करें, अनुच्छेद 106 में क्या लिख रखा? तो अनुच्छेद 106 में लिख रखा है कि सांसदों के वेतन एवं भत्तों के बारे में, सांसदों के वेतन व भत्ते का निर्धारण कौन करेगा? तो निर्धारण संसद द्वारा, भत्ते का निर्धारण संसद करेगी, ठीक है साथियों। ये किस में लिख रखा है? अनुच्छेद 106 में लिख रखा है कि सांसदों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? तो वो कौन करेगी? वो करेगी संसद करेगी। लेकिन दोस्तों हम अनुच्छेद 97 पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो आपको देखा होगा कि अनुच्छेद 97 क्या लिख रखा है कि अनुच्छेद 97 में लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, उसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद करेगी। वो हम अनुच्छेद 97 को, बाकी सांसद बचे उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 106 के तहत सांसदों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करेगी? तो वो करेगी संसद ही करेगी। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए ये बात हमारे को कहाँ देखने को मिलती थी? ये मिलती है अनुच्छेद 106 में। फिर बाद में हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 की हम बात करें साथियों, जो अनुच्छेद 107 है, अनुच्छेद 107 की हम बात करते हैं, अगर दोस्तों लोकसभा भंग होती है, हाँ लोकसभा भंग होने पर जो लंबित विधेयक होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे दोस्तों लोकसभा में पारित हो जाता है, किसी विधेयक पर चर्चा चल रही है और उस पर वो लोकसभा पास कर देती है और वो लंबित राज्यसभा में होता है, तो उस बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 107 कहता है कि, अनुच्छेद 107 में ये लिख रखा है कि यदि लोकसभा भंग होने पर यह लंबित विधेयक का क्या होगा? तो इसके बारे में अनुच्छेद 107 में बता रखा। अनुच्छेद 107 की हम बात करते हैं। लोकसभा भंग होने पर लंबित विधेयक पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसके बारे में ये अनुच्छेद 107 में बता रखा। लोकसभा भंग, अगर दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय जो भी कानून बनता है वो कैसे बनता है, लोकसभा में पारित होता है, चाहे राज्यसभा में पहले पारित होता है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में जाता है, चाहे किसी भी प्रकार जा सकता है, लेकिन लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा पारित करते थी, फिर बाद में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है उस पर, फिर बाद में वो कानून लागू होता है। किस प्रकार बनाते थे हम? जैसे हम बात करें, एक तो होती है लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में पारित करने के बाद वो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के बाद वो कानून लागू होता है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं लोकसभा भंग होने पर लंबित विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे दोस्तों एक कंडीशन तो ये बनती है कि साथियों, जैसे लोकसभा में बिल चल रहा और पारित हो जाए, लोकसभा में चाहे बिल चल रहा और वो पारित हो जाए, तो वो अब आगे कौन से सदन जाएगा? तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में वो है लंबित है और इसी समय लोकसभा भंग हो जाती है, तो क्या ये विधेयक का क्या होगा? तो इस विधेयक का राष्ट्रपति के पास तो जाएगा नहीं और ये विधेयक भी ये खारिज माना जाएगा, यानी समाप्त होगा, क्योंकि लोकसभा भी भंग हो चुकी है। इस कारण लोकसभा का प्रभाव इस बिल पर भी पड़ेगा और पारित होने के बाद राज्यसभा में भी लंबित हो तो भी ये बिल क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा। एक कंडीशन और बनती है, दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, जैसे राज्यसभा में पारित हो चुका है, पारित होने के बाद लोकसभा में लंबित है, क्या है साथियों? लोकसभा में लंबित है। अगर हम राज्यसभा में तो पारित हो चुका है लेकिन लोकसभा में लंबित है तो भी ये बिल क्या माना जाएगा? ये भी समाप्त होगा, क्योंकि लोकसभा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? कि दोस्तों ये लंबित है और लोकसभा भंग हो चुकी है, इस कारण इसका चर्चा नहीं हो पाएगी और इस कारण ये बिल भी समाप्त हो जाएगा इस स्थिति में। और तीसरी कंडीशन क्या बनती? केवल लोकसभा में
केवल लोकसभा में लंबित है। अगर कोई कानून या बिल लोकसभा में लंबित है तो राज्यसभा में तो जाएगा नहीं और राष्ट्रपति के पास तो जाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भी लोकसभा भंग हो जाती तो वो भी बिल क्या होगा, वो भी समाप्त होगा। ठीक है साथियों। फिर बाद में हम बात करते हैं, एक स्थिति और बनती है, वो बनती है दोस्तों राज्यसभा। अगर दोस्तों केवल और केवल राज्यसभा में लंबित है, क्या साथियों, राज्यसभा में लंबित है, तो दोस्तों इस कानून या बिल का क्या होगा, केवल लंबित है और इस समय लोकसभा भंग हो जाती है। तो क्या ये विधेयक या ये बिल समाप्त होगा? तो ये समाप्त नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये राज्यसभा में तो लंबित हैं और फिर बाद में लोकसभा भी भंग हो जाए तो नई लोकसभा आएगी, वो इसे पारित कर सकते हैं और फिर बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के बाद वो बिल पारित हो सकता है, यानी ये समाप्त नहीं होगा। कौन सा बिल समाप्त नहीं होगा? तो राज्यसभा में लंबित है वो बिल समाप्त नहीं होगा। और फिर बाद में बात करें दोस्तों, जैसे इसमें भी पारित हो चुका है और राज्यसभा में भी पारित हो चुका है, और वो लंबित कहाँ पर है? वो केवल लंबित हैं राष्ट्रपति के पास। केवल लंबित कहाँ पर है? वो भी हैं राष्ट्रपति के पास। तो ये क्या बिल, ये भी समाप्त होगा या नहीं होगा? तो ये भी नहीं होगा, ये भी पास को कर सकता है राष्ट्रपति, क्योंकि लोकसभा में भी चर्चा हो चुकी है और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब ये राष्ट्रपति की बारी है और राष्ट्रपति साइन कर दे तो ये भी बिल सही होगा, यानी समाप्त नहीं होगा। ये कंडीशन लोकसभा भंग होने पर लंबित विधेयक पर होती है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के साथ हमारा कानून बनता है, जब लोकसभा में पारित हो जाता है राज्यसभा में भी पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उस स्थिति में कानून बन सकता है, यानी कानून लागू हो जाता है। जैसे हम बात करें लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा में कानून लंबित है, लोकसभा पारित कर देते हैं और राज्यसभा में कानून लंबित है, क्योंकि दोस्तों पारित लोकसभा कर चुकी है, इस कारण लोकसभा का प्रभाव इस कानून पर पड़ा होगा, इस कारण ये भी बिल समाप्त होगा लोकसभा भंग होने की स्थिति में। और लोकसभा भंग होने पर राज्यसभा में पारित हो चुका और लोकसभा में लंबित है, तो भी क्योंकि लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं होता है, लोकसभा अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा स्थायी सदन होता है, तो इस कारण ये भी खारिज होगा, ये भी समाप्त होगा। और राज्यसभा में केवल लंबित है तो भी ये, क्योंकि राज्यसभा में लोकसभा में केवल लंबित है तो भी ये लोकसभा भंग हो जाएगी और इस पर चर्चा नहीं होगी, तो ये वैसे ही कार्य समाप्त होने वाला है। और केवल राज्यसभा में लंबित है तो भी ये समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अगली जो भी लोकसभा आएगी वो उसे पारित कर सकती है और वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हो, तो वो भी सही यानी मान सकते हैं। और केवल दोनों ही पारित कर देते, राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति के पास लंबित है तो वह बिल क्या सही माना जाएगा? हाँ, समाप्त नहीं होगा। ये बात अनुच्छेद 107 के तहत देखने को मिलती है। फिर बाद में हम बात करने वाले साथियों अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 में क्या देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 108 की हम बात करेंगे साथियों। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, किसकी हम बात करेंगे? संयुक्त अधिवेशन की। अगर हम संयुक्त अधिवेशन की हम बात करें साथियों, संयुक्त अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिए। 108, अगर हम अनुच्छेद 108 की हम बात करते हैं, इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन के बारे में। किसके बारे में? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन। अगर दोस्तों संयुक्त अधिवेशन कब बुला सकता है और कैसे बुलाते हैं, तो इसकी हम चर्चा करने वाले अनुच्छेद 108 में। जिस प्रकार से हम बात करते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा कानून बनाती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तो दोस्तों किसी कारणवश लोकसभा में कोई कानून बनता है और राज्यसभा में अगले सदन के लिए जाता है और राज्यसभा मना कर देती है और फिर बाद में वो कहाँ पर जाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, ये तो कानून बनता है। अगर दोस्तों लोकसभा में चाहे कोई कानून पारित होता है और वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा मना कर देती है और राज्यसभा में बनता है और लोकसभा मना कर देती है, तो इसी स्थिति में दोस्तों जो मतभेद हो जाते हैं दोनों लोकसभा प्लस राज्यसभा में मतभेद होने की स्थिति में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है साथियों, वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो वो बुलाते हैं 108 है। ठीक है साथियों, बात क्या करें? संयुक्त अधिवेशन की बात करें। लोकसभा प्लस राज्यसभा में किसी कारण किसी विधेयक पर मतभेद हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है साथियों, फिर बाद में बात करते हैं जो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, क्या इसमें अध्यक्षता क्या राष्ट्रपति करेगा? तो राष्ट्रपति नहीं करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसके लिए एक अनुच्छेद में लिख रखा, अनुच्छेद 118(4) के तहत हम बात करें, इसमें लिख रखा है कि संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेगा? तो संयुक्त अधिवेशन में
इसमें अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसके बारे में उल्लेख मिलता है हमारे को। कहाँ पर मिलता है, तो 118(4) अनुच्छेद में मिलता है, जो कि कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन की, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन की लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगर किसी कारणवश लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो इस समय कौन करेगा, तो इस समय अध्यक्षता कौन करेगा, तो इस समय करेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। कौन करेगा साथियों, लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष, जब लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तब लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। लेकिन दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष भी अनुपस्थित है और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो इस स्थिति में कौन अध्यक्षता करेगा, तो इस स्थिति में अध्यक्षता करेगा राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं कर सकते, तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति पदेन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इस कारण वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो इस कारण वो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो ये कौन करेगा, तो राज्यसभा के उपसभापति। दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। और फिर बाद में हम बात करते हैं जो लोकसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, वो क्या इसका संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, तो इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है साथियों, और इसका लोकसभा अध्यक्ष का संविधान में 118(4) अनुच्छेद के तहत इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। फिर बाद में हम बात करते हैं जो ये संयुक्त अधिवेशन होगा इसके नियम कौन बनाएगा, तो नियम के बारे में भी लिख रखा है अनुच्छेद 118(3) में। अनुच्छेद 118(3) कहता है कि इसके नियम कौन बनाएगा, तो इसके नियम होंगे वो कौन बनाएगा, तो वो इसका नियम राष्ट्रपति बनाएगा। कौन बनाएगा, राष्ट्रपति, जो कि किसकी सलाह पर बनाएगा, तो ये बनाएगा एक तो लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर और एक बनाएगा राज्यसभा के सभापति की सलाह पर। किसकी दोस्तों, राज्यसभा के सभापति की सलाह पर जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसमें जो नियम बनाने होंगे वो राष्ट्रपति बनाएगा, जो कि किसकी सलाह पर बनाएगा, वो अध्यक्ष व सभापति की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति ये नियम बनाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। फिर बाद में हम बात करते हैं जो ये संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन किन किन बिलों पर नहीं लाया जा सकता, तो उसकी हम बात करते हैं। संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता, संयुक्त नहीं बुला सकते। अगर हम बात करते हैं नहीं बुला सकते तो कौन से विधेयक है जिन पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, दोनों सदनों की बैठक एक साथ नहीं बुलाई जा सकती। तो एक तो है दोस्तों, ध्यान रखें, धन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, धन विधेयक। और एक विधेयक होता है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, संविधान संशोधन विधेयक। अगर किसी भी कानून या किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन करना हो तो संविधान संशोधन करना होता है। फिर बात करें एक स्थिति और भी, जो राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया होती है उसमें भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया इसके समय भी नहीं बुलाया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। इसके नियम कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। किसके तहत बनाएंगे, अनुच्छेद 118(3) के तहत। इसकी किसकी सलाह पर बनाएंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति की सलाह पर बनाए जाएंगे। ठीक है साथियों, अगर अभी हम बात करें अभी कितनी बार लोकसभा संयुक्त अधिवेशन लाया जा चुका, तो 3 बार लाया जा चुका। इसकी हम बात करेंगे, एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। लोकसभा प्लस राज्यसभा में किसी विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और दोस्तों जो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसमें अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उसमें अध्यक्षता करेंगे तो इस अनुच्छेद 118(4) में लिख रखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे संयुक्त अधिवेशन। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष भी अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यदि ये दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेगा। सभापति क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो वो इस कारण इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। फिर बाद में इसमें जो संयुक्त अधिवेशन होगा इसमें नियम कौन बनाएंगे, तो इसमें नियम बनाएंगे राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर बनाएगा, तो बनाएगा अध्यक्ष और सभापति की सलाह अनुसार वो नियम बनाने होंगे। और संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते ऐसे कौन से विधेयक जो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, एक तो है धन विधेयक, एक है संविधान संशोधन विधेयक, एक है राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। और दोस्तों संयुक्त अधिवेशन 3 बार कब बुलाया है, तो किस बिल पर बुलाया है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार।
किसकी हम बात करेंगे दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन। कितनी बार बुलाया जा चुका, तो 3 बार। 3 बार संयुक्त अधिवेशन, 3 बार संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। इस 3 बार संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया गया है, तो इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले कब बुलाया गया, तो एक बिल पर बुलाया गया दोस्तों, दहेज निरोधक, दहेज निरोधक विधेयक पर। दहेज निरोधक विधेयक पर एक बार पहली बार बुलाया गया, जो कि ये कब बुलाया गया, तो ये बुलाया गया दोस्तों, ध्यान रखिए, तब बुलाया गया 6 मई 1961 को पहली बार दहेज निरोधक विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। और इस समय राष्ट्रपति यानी कौन बुलाते, तो इस समय राष्ट्रपति हुआ करते, कौन हुआ करते, तो राजेंद्र प्रसाद बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। और इस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते, तो इस समय प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, जवाहरलाल नेहरू। कौन होते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री होते हैं। दहेज निरोधक विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो कि बुलाया जाता है 6 मई 1961 को। राजेंद्र प्रसाद बुलाते हैं, जो कि राष्ट्रपति होते हैं भारत के, और प्रधानमंत्री उस समय कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। फिर बात है दूसरी बार कब बुलाया गया, तो दूसरी बार दोस्तों बुलाया गया बैंकिंग सेवा विधेयक पर। बैंकिंग सेवा विधेयक पर दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, जो कि ये कब बुलाया गया, तो ये बुलाया गया 16 मई 1978 को बुलाया गया। और इस समय दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, वो होंगे नीलम रेड्डी। कौन होंगे दोस्तों, नीलम रेड्डी भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और इस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, वो हुआ करते हैं मोरारजी देसाई। कौन होते हैं, मोरारजी देसाई। इसमें प्रधानमंत्री कौन हुआ करते हैं, तो मोरारजी देसाई इसमें प्रधानमंत्री होते हैं। और बैंकिंग सेवा विधेयक दूसरी बार दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, वो कब बुलाया जाता है, तो 16 मई 1978 को बुलाया जाता है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो मोरारजी देसाई होते हैं। और पहली बार कौन सा था, दहेज निरोधक विधेयक था, जो कि 6 मई 1961 को बुलाया जाता है। वो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन राष्ट्रपति पूछा जाता तो राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा विधेयक कौन सा, तो वो होता है आतंकवाद। तीसरी बार कब दोस्तों, कब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तो वो बुलाया गया आतंकवाद निरोधक विधेयक पर। आतंकवाद निरोधक विधेयक पर तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और ये कब बुलाया जाता है, ये बुलाया जाता है दोस्तों 26 मार्च को। कब बुलाया जाता है, 26 मार्च 2002 को ये अधिवेशन आता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन होते थे, और कौन बुलाते थे, वो बुलाते हैं KR नारायण। कौन बुलाते हैं साथियों, KR नारायण उस समय भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और ये बुलाते हैं, और कौन सा विधेयक पर बुलाते हैं, तो वो बुलाते हैं आतंकवाद निरोधक विधेयक पर, जो कि 26 मार्च 2002 को होता है। और इस समय लोकसभा प्लस राज्यसभा में मतभेद होने की स्थिति में ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते, तो इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी। ठीक है साथियों, 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, जो कि कब बुलाया गया, दहेज निरोधक विधेयक 6 मई 1961 को बुलाया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और दोस्तों बैंकिंग सेवा विधेयक दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बैंकिंग सेवा विधेयक पर, जो कि कब बुलाया जाता है, ये बुलाया जाता है 16 मई 1978 को। इस समय राष्ट्रपति होते नीलम रेड्डी। और फिर बाद में हम बात करेंगे मोरारजी देसाई, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते। तो तीसरी बार कब बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन, ये बुलाया गया आतंकवाद निरोधक अधिनियम पर, आतंकवाद निरोधक विधेयक पर 26 मार्च 2002 को बुलाते हैं। और इस समय राष्ट्रपति भारत के कौन होते थे, वो होते हैं KR नारायण। और अटल बिहारी वाजपेयी इस समय भारत के प्रधानमंत्री होते थे। वो ये था संयुक्त अधिवेशन 108 की हम बात की। आज हम कौन कौन से अनुच्छेद की बात की, एक तो की अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, 107। अनुच्छेद 104 में क्या पढ़ा, अनुच्छेद 104 में यदि सांसद शपथ से पूर्व या अयोग्य होता है, और उस समय वो संसद के किसी भी सदन में बैठ जाता है, और उससे 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा। ये अनुच्छेद 104 परमिशन देता है। 105 में बात की सांसदों के विशेषाधिकार। फिर बाद में अनुच्छेद 106 में देखा था कि अनुच्छेद 106 में क्या देखा था, सांसदों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, तो ये करेगी, कौन करेगी, संसद करेगी। ये अनुच्छेद 106 के तहत। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्लस राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो वो करेगी दोस्तों, कौन करेगा, वो भी संसद ही करेगी। पर लेकिन वो आर्टिकल 97 उन 4 पदों के लिए अनुच्छेद 97 देखने को मिलता है। बाकी सांसदों का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 106 के तहत मिलता है। फिर बाद में अनुच्छेद 107 में देखा था कि लोकसभा भंग होने की स्थिति में जो लंबित विधेयक होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ने का, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर बाद में अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात की। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा में किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है, और उस समय राष्ट्रपति द्वारा यह
संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और दोस्तों जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसमें अध्यक्षता कौन करेंगे, तो उसमें अध्यक्षता करेंगे 118(4) अनुच्छेद के तहत कौन करेगा, तो उसमें करेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। और लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उस समय कौन करेगा, तो उस समय लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और यह दोनों भी, लोकसभा के अध्यक्ष भी अनुपस्थित हो और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, इस स्थिति में कौन अध्यक्षता करेगा, तो वो करेगा राज्यसभा का उपसभापति। सभापति क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों राज्य के सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है और भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति सभापति पदेन होता है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। फिर बाद में हमने बात की किस किस विधेयक पर नहीं बुलाया जाता संयुक्त अधिवेशन। धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता, एक संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता, और राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया जो हटाने की प्रक्रिया होती है उस पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। फिर बाद में हमने बात की 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कब कब बुलाया गया, एक बार सबसे पहली बार संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर बुलाया गया, तो दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाया गया, जो कि कब बुलाया जाता है, तो वो बुलाया जाता है दोस्तों 6 मई 1961 को बुलाया जाता है। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि राजेंद्र प्रसाद बुलाते हैं। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। फिर बाद में दूसरा कब आता है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो वो बुलाया जाता है दोस्तों बैंकिंग सेवा विधेयक पर बुलाया जाता है। और वो कब बुलाया जाता है, तो 16 मई 1978 को बुलाया जाता है। और उस समय नीलम रेड्डी उसमें राष्ट्रपति होते और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री होते थे। फिर बाद में तीसरी बार में संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो तीसरी बार में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है दोस्तों किस विधेयक पर बुलाया जाता है, तो आतंकवादी निरोधक विधेयक पर बुलाया जाता है, जो कि यह कब होता है, तो 26 मार्च 2002 को संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन होते, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं KR नारायण। और इस समय प्रधानमंत्री कौन होते, तो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ये थी दोस्तों संयुक्त अधिवेशन के बारे में पूर्ण जानकारी। फिर बाद में दोस्तों 109, इसके बाद में अगले अनुच्छेद 109 और 110 की हम बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। कल इसी समय 8 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।